हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आसपास का पाठ नंबर 5 अनीता की मधुमक्खियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में अनीता अपने बारे में बताती है कि कैसे कैसे उसने अपना सफ़र तय किया। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। तो अनीता बताती हैं कि उनका पूरा नाम क्या है। अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हैं और वह गांव किधर है, बिहार में। उसके घर में कौन कौन है, माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई। अनीता कॉलेज में भी पढ़ती है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। तो अनीता क्या काम करती है, मधुमक्खी पालने का काम। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो अनीता बताती है कि उसका स्कूल जाने का मन तो करता था, लेकिन उसके मम्मी पापा को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद ही नहीं था। स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। अब अनीता ने एक स्कूल के अंदर झांक कर देखा। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता ही नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। अब अनीता स्कूल जाने लगी। हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। अब इस तरफ स्कूल की कुछ चीज़ें लिखी हैं और इस तरफ लिखा है कि मैंने पूरे साल में कितने रुपए खर्च किए। स्कूल आने जाने में 1000 रुपये, कापियाँ खरीदने में 500 रुपये, पेंसिल पेन खरीदने में 300 रुपये, यूनिफॉर्म खरीदने में 2000 रुपये। इसी तरीके से मैंने सारी चीज़ों के पैसे लिखे हैं। तो जितने, अगर आपको ज़्यादा पैसे लिखने हैं तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं, अगर आपने कम पैसे खर्च किए हैं तो आप कम लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इनका टोटल कर दिया, सबको ऐड करके लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की कापियाँ खरीदी। तो आपने जितने रुपए की कापियाँ खरीदी हैं आप उतने पैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है मैंने इस साल 1500 रुपये की किताबें खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहती हो, उसका चित्र बनाकर रंग भरो। अब आपको बच्चों जैसी यूनिफॉर्म अच्छी लगती है आप वैसी यूनिफॉर्म के बारे में लिखेंगे और साथ में पिक्चर भी बनाएंगे। अगर आपको ब्लू पसंद है तो आप ब्लू यूनिफॉर्म के बारे में लिखेंगे। अगर आपको ब्राउन पसंद है तो आप ब्राउन के बारे में लिखेंगे। बच्चों के 2 समूह बनाओ। स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर वाद विवाद करो। अब स्कूल में आपको क्या करना है, 2 ग्रुप बनाने हैं और आपको इस बात पर चर्चा करनी है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल में। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। तो देखा आपने अनीता ने किस तरीके से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। अब इस पिंक बॉक्स में
अनीता की कुछ याद लिखी है। मुझे याद है कि कक्षा में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। तो देखा आपने अनीता की सफ़र में कितनी मुश्किलें आने लगीं। बताओ, क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। अब आप अपने पास पड़ोस में देखेंगे कि कहीं किसी बच्चे की पढ़ाई छूटी है या नहीं छूटी है। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, पूरी नहीं कर पाए हैं, तो आपको अपनी कक्षा में उन बच्चों के बारे में बताना है। हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करो। बच्चों, हमारी जो सरकार है उसने सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया है। यानी कि सभी बच्चे 14 साल तक के सभी बच्चे 8वीं कक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई कर सकेंगे और यह आप सब बच्चों का अधिकार है। तो आपको कक्षा में क्लास में इस बारे में चर्चा करनी है। आरटीई अधिनियम 2009। अब देखते हैं ये क्या है। यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो आरटीई एक्ट क्या है? आरटीई अधिनियम शिक्षा का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया। अब अनीता बताती हैं कि धीरे धीरे उन्होंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना बच्चों, तो सभी और घर के भी लोग और बाहर के भी लोग हमारी मदद करनी शुरू कर देते हैं। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। एक राज, मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीख लिया। बहुत बार चोट लगी पर मजा आया। आपको भी मजा आता है ना साइकिल चलाने में। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। अब देखते हैं कि अनीता का सफर कैसा रहा, स्कूल से मधुमक्खी पालने तक का सफर। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मतलब जो लीची का पेड़ होता है तो मधुमक्खियां उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यह काम कर लूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन सा समय मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छे होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक का समय। अब कुछ क्वेश्चन है, इन्हें भी सोल्व कर लेते हैं। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। हाँ, मैंने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है। कौन कौन से कीड़े आते हैं फूलों पर? मधुमक्खियाँ और तितलियाँ। अब आप क्या करेंगे? अब आप अपनी कॉपी पर बटरफ्लाई की पिक्चर अपने तरीके से रंग भरकर बना लेंगे। कॉपी में उनके चित्र बनाकर रंग भरो। वे फूलों पर क्यों आते हैं पता करो। तो मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों के अंदर जो पराग होता है उसका रस चूसने के लिए आती हैं। वे फूलों के पराग पर रस चूसकर क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं। जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज आती है? वैसी आवाज निकालो। जब मक्खी या मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज आती है? भिन भिन भिन। तो आप भी ऐसी आवाज निकाल कर देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है अनीता मधुमक्खी पालक। अब अनीता ने मधुमक्खी पालना सीख लिया। अब अनीता बन गई है मधुमक्खी पालक। अब अनीता आगे बताती हैं। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया,
लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कि अनीता मधुमक्खी पालन कर रही है और किस तरीके से वह बक्से के अंदर मधुमक्खियों को पालती है। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था। अनीता को ज्यादा नहीं पता था कि मधुमक्खी पालन में क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। इसलिए कई बार मधुमक्खियों ने उसे काट भी लिया। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था। पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। इच्छा का मतलब होता है मर्जी। अनीता ने ये काम किसी के कहने से शुरू किया था? नहीं ना, उसने अपनी मर्जी से शुरू किया था। पता करो, तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं? मधुमक्खी के काटने पर मेरे इलाके में लोग क्या करते हैं? सोडे को, जो खाने वाला सोडा होता है, उसको रगड़ लेते हैं, जिससे उन्हें दर्द में आराम मिलता है। तो आप भी अपने मम्मी पापा से या आसपास के लोगों से पता कीजिए कि मधुमक्खी के काटने पर वो क्या करते हैं। मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो तथा अपना मनपसंद कोई नाम रखो। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक हनी भी बनानी है, उसमें कलर करना है और अपनी मर्जी से उसका कोई नाम रखना है। जैसे हम अपने डॉगी का नाम रखते हैं, वैसे ही आपको मधुमक्खी को भी एक नाम देना है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है? एक बक्सा आता है 2,000 रुपये का, तो 20 बक्से आएंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा आपका 40,000। 40,000 रुपये के 20 बक्से आए। अब अनीता आगे बताती हैं, मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हैं। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब मधुमक्खी पालन के काम में अनीता की मदद कौन कौन करने लगा? उसकी मम्मी और उसके पापा भी। मम्मी चीनी का घोल तैयार करती और पापा बक्सों से शहद निकालते। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होंगे। आसपास के सभी गांवों के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। जब हम कोई अच्छा और अलग काम करते हैं तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम पर हंसते हैं, और कुछ लोग हमको एप्रिशिएट करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो अनीता का साथ भी देने लगे लोग और कुछ लोग उस पर हंसते भी थे, पर अनीता सबको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ती रही। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अब आगे देखते हैं। पता करो, अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद 35 रुपये में मिलता है। यानी कि अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद बेचकर कितने रुपए मिलते हैं? 35 रुपये। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए का मिलता है? मेरे यहाँ पर शहद 250 रुपये का मिलता है। 1 kg 1 किलो। तुमने किस किस रंग का शहद देखा है? मैंने देखा है सुनहरा, भूरा और पीले रंग का शहद। क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है? किस किस काम के लिए? शहद बहुत काम की चीज़ है, बहुत चीज़ों में काम आता है। शहद को हम पानी में घोल कर पीते हैं, उससे स्किन अच्छी होती है। शहद खाने से सेहत भी अच्छी होती है। और
चेहरे पर, स्किन पर लगाने में स्किन में चमक भी आती है। और कई बार पूजा में भी, यानी कि पूजा पाठ करने में भी शहद इस्तेमाल होता है। शहद हम पानी में मिलाकर पीते हैं, शहद हम खाते भी हैं। यह त्वचा और सेहत के लिए अच्छा होता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। नर मक्खी यानी कि मेल हनी भी। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो छत्ता ना बने, ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करती, यानी कि रानी मक्खी काम नहीं करती और काम करने वाली मधुमक्खियां अलग होती हैं, वही सारा काम करती हैं। मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? समूह का मतलब होता है ग्रुप। तो कौन कौन से कीड़े हैं जो ग्रुप में रहते हैं? मधुमक्खी के अलावा चींटियां और ततैये भी ग्रुप में रहते हैं और दीमक भी ग्रुप में रहती हैं। मधुमक्खी के अलावा चींटियां समूह में रहती हैं, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ततैया और दीमक। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। अब चींटियों की कैटेगरी देखिए। रानी चींटी अंडे देंगी, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखेंगी और काम करने वाली चींटियां जो थी वो क्या करती हैं? चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। यानी 3 तरह की चींटी हैं और तीनों के अलग अलग काम हैं। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? मैंने चींटियों का बिल मैदान में देखा है, खाली जमीन में देखा है। चींटियां जमीन के अंदर रहती हैं। तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चींटियां चीजों पर ज्यादा आती हैं? उनकी सूची बनाओ। चींटियां चीनी, अनाज के दाने, रोटियां और मिठाई पर बहुत आती हैं। चींटियों की कतार को देखो, कतार का मतलब लाइन। चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। तो आपको चींटियों की लाइन को देखना है और बताना है कि उसमें किस किस रंग की चींटियां हैं। चींटियां काली और गहरे भूरे रंग की हैं। क्या तुम्हें कभी किसी चींटी ने काटा है? कैसी थी वह? काली या भूरी, छोटी या मोटी, या किसी और तरह की थी? तो जिस चींटी ने मुझे कभी काटा है वह काली काली चींटी थी और बड़ी भी थी। क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? आती है तो कब आती है? हाँ, जब भी चीनी या किसी चीज के दाने जमीन पर गिर जाते हैं या मिठाई गिर जाती है, कोई भी मीठी चीज गिर जाती है या कहीं भी रख देते हैं हम मीठी चीज को, तो वहाँ थोड़ी ही देर में चींटियां आने लगती हैं। कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? तो सभी चींटियों के 6 पैर होते हैं। बड़ी चींटी के पैर, तो बड़ी चींटी के भी 6 पैर होते हैं। छोटी चींटी के पैर, तो छोटी चींटी के भी 6 पैर होते हैं। एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग भरो। तो आप एक एंट का चित्र बनाकर उसमें रंग भरेंगे। तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते होंगे। चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो, उन पर रंग भरना ना भूलें। तो हम क्या करेंगे? मूंगफली का छिलका लेंगे, उस पर हम कलर करेंगे और उसको हम किसी कीड़े की शेप देंगे और उसको हम एक कीड़े जैसा बना देंगे। तो यह एक एक्टिविटी वर्क है जो आप सब बच्चों को करना है। इसमें बहुत मजा आएगा। अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे न्यू चैप्टर में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बाय बाय।